नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 8 पहनावे का सामाजिक इतिहास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्रियों में आए बदलावों के क्या कारण थे? उत्तर, 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्रियों में बदलाव पूंजीवाद के विकास एवं वैश्वीकरण के कारण आया था। उद्योगों में वृद्धि हुई और उपनिवेशवाद ने विभिन्न संस्कृतियों एवं क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। लोग दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्री व शैली को पसंद करने लगे थे। पूरे विश्व में पुरुष को पाश्चात्य परिधानों को अपनाया जाने लगा। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस के सैंक्चुअरी कानून क्या थे? उत्तर, मध्यकालीन यूरोप में समाज के विभिन्न वर्गों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सैंक्चुअरी कानून बनाए जाते थे, जिसका विस्तृत वर्णन किया जाता था। करीब 1294 से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे सैंक्चुअरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के निचले वर्गों के व्यवहार पर नियंत्रण करना था। यह कानून निचले वर्गों द्वारा खरीदे जाने वाले कपड़ों की कीमत एवं उनका प्रकार निर्धारित करने, उनकी जीवन शैली को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। कपड़े की सामग्री भी कानूनी रूप से निर्धारित की गई थी। यह कानून निचले वर्ग के लोगों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने, विशेष प्रकार के भोजन खाने व पेय पीने और कुछ विशेष क्षेत्रों में शिकार करने से रोकते थे। निचले वर्गों को एमाई, इन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक जैसे बेशकीमती वस्त्र पहनने की मनाही थी और इन्हें केवल शाही खानदान के लोग ही पहन सकते थे। केवल शाही खानदान के लोग ही यह वस्त्र पहन सकते थे। प्रश्न नंबर 3, यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच कोई दो अंतर बताइए। यूरोपीय पोशाक संहिता, भारतीय पोशाक संहिता। नंबर 1, यूरोप में पोशाक संहिता सामाजिक आर्थिक असमानताएं पर आधारित थी। नंबर 2, यूरोप में निचले वर्गों को बेशकीमती वस्त्र पहनने की मनाही थी। नंबर 3, यूरोप के लोग हैट पहनने से, जिसे वे स्वयं से उच्च सामाजिक स्तर के लोगों के सामने सम्मान प्रकट करने के लिए उतारते थे। भारतीय पोशाक संहिता। नंबर 1, भारत में पोशाक संहिता जातीय प्रणाली पर आधारित थी। नंबर 2, भारत में नीची जाति के लोगों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की मनाही थी। उदाहरण, सनार महिलाओं को ऊंची जाति वाले लोगों के सामने ऊपरी शरीर को ढकने की मनाही थी। नंबर 3, भारत के लोग स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए पगड़ी पहनते थे और यह सम्मान का सूचक थी। इसे इच्छा के अनुसार बार बार नहीं उतारा जा सकता था। प्रश्न नंबर 4, 1805 में अंग्रेज अफसर बेंजामिन हाइन ने बंगलौर में बनने वाली चीज़ों की एक सूची बनाई थी, जिसमें निम्नलिखित उत्पाद भी शामिल थे। अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़े, मोटी छीट, मक्खन, रेशमी कपड़े। उत्तर, स्वदेशी आंदोलन ने लोगों के दिलों में जो देशभक्ति की भावना जगाई थी, उसके कारण ऊपर दी गई सूची में से रेशम के कपड़े प्रयोग से बाहर चले गए होंगे। ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते विरोध को नियंत्रित करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इस कदम के प्रयुक्त में स्वदेशी आंदोलन ने जन्म ले लिया। लोगों ने सभी प्रकार के ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने माचिस व सिगरेट जैसे सामान के निर्माण के लिए स्वयं के उद्योग धंधे स्थापित कर लिए। खादी का प्रयोग देशभक्ति के लिए कर्तव्य बन गया। महिलाओं ने अपने रेशमी कपड़े व कांच की चूड़ियां फेंक दी और सादी संख की चूड़ियां धारण करने लगी। प्रश्न नंबर 5, 19वीं
सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रहीं, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे? इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर: भारत के स्वाभाविक सामाजिक एवं पारंपरिक रिवाजों के चलते 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े पहनने को बाध्य थी, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे। हमारा समाज मुख्य पुरुष प्रधान है और महिलाओं की अपेक्षा की जाती है कि वे पारंपरिक सम्मान को बनाए रखें। उनसे सुशील एवं अच्छी गृहिणी बनने की अपेक्षा की जाती थी। वे पुरुषों जैसे वस्त्र नहीं पहन सकती थी और इसलिए उन्होंने पारंपरिक परिधान पहनना जारी रखा। यह सीधे तौर पर महिलाओं को समाज में निम्न दर्जा हासिल होने का सूचक है। प्रश्न नंबर 6, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील से ज़्यादा कुछ अंधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल ने यह वक्तव्य क्यों दिया और इससे महात्मा गांधी की पोशाक की प्रतीकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर: महात्मा गांधी के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने हेतु उन्हें जैसी वेशभूषा धारण करने के निर्णय के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील की संज्ञा दे डाली और कहा कि वह अब अंधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। गांधी जी ने पहनावे की प्रतीकात्मक शक्ति इनकी सादगी में थी। वह गरीब के प्रति इनका समर्थन प्रकट करने के लिए ब्रिटिश सामग्री के बहिष्कार को बढ़ावा देने के लिए एवं धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहते थे। महात्मा गांधी के कपड़े को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतीकात्मक हथियार के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने यह वेशभूषा इसलिए अपनाई क्योंकि वे देश के अल्पसंख्यक लोगों जैसी सादी एवं गरीब जीवन शैली अपनाना चाहते थे, विशेष उन गरीब किसानों की जो एक लंगोटी एवं एक चादर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जुटा सकते। यह भारतीय संसाधनों के अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोधास्वरूप भी थी। प्रश्न नंबर 7, समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित क्यों रहा? उत्तर: महात्मा गांधी के पूरे राष्ट्र को खादी पहनाने के स्वप्न को विभिन्न कारणों से कुछ ही वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। क दासता से मुक्ति ने सदियों से वंचित वर्गों के लिए नए द्वार खोल दिए। वह पश्चिमी शैली के कपड़ों के साथ प्रयोग करना चाहते थे ताकि वेशभूषा संबंधित रोक-टोक अब उनकी इच्छाओं को न दबाएं। उन्होंने सार्वजनिक मौकों पर जूते, मोजे और थ्री पीस सूट पहनना प्रारंभ कर दिया, जो कि उनकी ओर से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। ख अन्य लोगों के लिए खादी पहनना महंगाई का सौदा था, जबकि महिलाओं ने कहा कि वे 9 गज दक्षिण भारत में साड़ी की मानक लंबाई की खादी से निर्मित साड़ी नहीं पहन सकती। इसलिए महात्मा गांधी के विपरीत इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अन्य राष्ट्रवादियों ने पाश्चात्य शैली का सूट पहनना कभी नहीं छोड़ा। सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी हाथ से बुने सफ़ेद मोटे कपड़ों की जगह रंगीन एवं डिजाइनदार साड़ियाँ पहनती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।